हेलो बच्चों, इससे पहली वीडियो में हम स्लैक सरप्लस स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो सब हम डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, बेसिक सॉल्यूशन। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं पहले इक्वेशंस के बारे में, जो हमने बीएससी सेकेंड ईयर में लीनियर अलजेब्रा के अंदर एक टॉपिक पढ़ा हुआ है कि भाई इक्वेशन जो है लीनियर अलजेब्रा के अंदर लास्ट का टॉपिक था जिसके अंदर मैट्रिक्स हुआ करती थी। तो मैट्रिक्स में थोड़ा टॉपिक हुआ था कि ये भी इक्वेशन दी गई हैं, ये कब कंसिस्टेंट होगी कब इनकंसिस्टेंट होगी, उससे ही थोड़ा सा रिलेटेड है। पहले मैं जो ये बेसिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन है जो लिखवाई है या बुक के अंदर है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि बेसिक सॉल्यूशन होता क्या है। देखिए, जो डेफिनेशन किताब में लिखी गई है वो मैंने यहाँ पे लिखी है, एक बार इसे रीड कर लीजिए। इसमें मैंने यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दी हैं, जैसे कि पहली इक्वेशन लिखी है a11x1 प्लस a12x2 प्लस a1n xn इक्वल टू b1। इसका मतलब मैंने इसके अंदर जो वेरिएबल्स लिए हैं वो n लिए हैं। साफ दिखाई दे रहे हैं कि वेरिएबल्स कितने लिए हैं, मैंने यहां पर n लिए हैं, ये लिखे हुए। फिर इसके अंदर देखिए गिनिए इन्हें, पहली इक्वेशन जिसमें b1 पड़ा हुआ है, दूसरी इक्वेशन जिसमें b2 पड़ा हुआ है राइट हैंड साइड में, और यहां पर आ गई bm। कुल मिला के ये m इक्वेशंस हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया है कि नंबर ऑफ इक्वेशन जो है यहां पर m लिखी हुई है। फिर मैंने एक शर्त लिखी है यहां पर कि भाई यहां पर जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं n, वो नंबर ऑफ इक्वेशन से बड़े लिए गए हैं। और एक बात और लिखे साथ में यहां पर कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है। तो तुमने पढ़ा होगा कंसिस्टेंट का मतलब है कि इन इक्वेशनों को सोल्व किया जा सकता है। जब इक्वेशन कंसिस्टेंट होती हैं तो तुम्हें मालूम होगा कि दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो होता है यूनिक सॉल्यूशन कि एक ही आंसर आएगा, एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन कि बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। तो यहां पर जो कंडीशन है ना n ग्रेटर देन m, ये बता रही है कि वेरिएबल की संख्या ज्यादा है। ये बता रहा है कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन निकलेंगे इन इक्वेशनों के वो यूनिक नहीं है, इनफाइनाइट हैं। ये बता रहा है, ये वाली बात ये बता रही है ये इक्वेशन ऐसी हैं जिनके सॉल्यूशन इनफाइनाइट हैं, इनफाइनाइट n ग्रेटर देन m। ठीक है, तो यहां पर ये इक्वेशन ऐसी दी जाएंगी जो सोलेबल होंगी, सोल्व की जा सकती हैं, और वो कैसी होंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती होंगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उनमें से छांटने हमें कौन कौन से बेसिक सॉल्यूशन है। अब बेसिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन होते हैं भाई। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। लेकिन यहां पर सॉल्यूशन एक दो नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब उनमें से कौन से बेसिक होते हैं, तो बेसिक की यहां पे डेफिनेशन लिखी गई है। इस डेफिनेशन को सही से रीड करिए, जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये डेफिनेशन, बस मेन यही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। क्या लिखा हुआ है, कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर एटलीस्ट लिखा, एटलीस्ट कम से कम n माइनस m वेरिएबल जीरो होने चाहिए। इक्वेशन कितनी है, m है, वेरिएबल कितने हैं, n है, तो n माइनस m वेरिएबल जीरो होने चाहिए कम से कम। ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन n माइनस m वेरिएबल जीरो होने चाहिए। एक कंडीशन तो ये है बेसिक होने के लिए। जो दूसरी कंडीशन है इस पर ध्यान दीजिए, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है वो, और जो m वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट का यदि डिटर्मिनेंट बनाया जाए या सारणिक बनाया जाए तो उसकी वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। दो कंडीशन होती है, ध्यान रखना, फिर दोबारा से बता रहा हूं मैं। कम से कम n माइनस m वेरिएबल जीरो होने चाहिए, और m वेरिएबल के कोफिशिएंट का यदि डिटरमिनेंट बनाएं तो उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आनी चाहिए। तो यदि किसी सॉल्यूशन में यह विशेषता है तो ऐसे सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन कहा जाता है। अभी मैं किताब की लैंग्वेज बता रहा हूं जो है ये, फिलहाल मैं अपनी बात बताऊंगा। फिर मैंने यहां पर लिखा यहां पर कि जो m वेरिएबल है जिनके तुम कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट बनाओगे, जिनके कोफिशिएंट का तुम क्या बनाओगे, डिटरमिनेंट, उन वेरिएबल्स को यहां पर कहते हैं बेसिक वेरिएबल। और उसके अलावा जो वेरिएबल बचेंगे उन्हें कहा जाएगा नॉन बेसिक वेरिएबल। फिर सुन लीजिए, बेसिक वेरिएबल किन्हें कहा जाएगा,
जिनके कोफिशिएंट का तुम डिटर्मिनेंट चेक करोगे कि जीरो नहीं आया तो उन्हें कहा जाएगा बेसिक वेरिएबल। उसके अलावा जो वेरिएबल होंगे उन्हें कहा जाएगा नॉन बेसिक वेरिएबल। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे इस डेफिनेशन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक एग्जांपल लिखी गई है यहां पर, ये रही एग्जांपल। कहा गया है कि हम तुम्हें इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, नीचे दो इक्वेशन है और ये सॉल्यूशन दिया गया है और इस सॉल्यूशन को बताइए क्या ये सॉल्यूशन जो है बेसिक सॉल्यूशन है इन इक्वेशंस का। चेक करना, यहां पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो साफ बताओगे तुम नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहां पर 3 है, एन की जो वैल्यू है वो 3 है। और नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, तो नंबर ऑफ इक्वेशन जो है यहां पर 2 है, तो m की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब इसका जो सॉल्यूशन दिया है वो ऊपर लिखा हुआ, ये रहा सॉल्यूशन। पहले तो ये चेक करिए कि ये सॉल्यूशन है भी या नहीं। देखो x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 0। पहले वाले में रख कर देखो, x1 की जगह 1, वो x1 की जगह 2, 2 यहां आ गया। फिर यहाँ पे x2 की जगह रखा तुमने 1, तो 2 यहां पर आ गया। फिर x3 की जगह क्या रखा तुमने 0, तो कितना बन गया 4, तो सही तो है। तो इस सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए, सेकंड में रख के देख लीजिए, सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब ये सॉल्यूशन तो है, लेकिन हम देखना चाहते हैं क्या ये बेसिक है। तो देखिए पहले तुम्हें नंबर ऑफ वेरिएबल पता होना चाहिए, 3 है। नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, 2 है। अब पहली कंडीशन पर आ जाइए, बेसिक सॉल्यूशन ने पहली कंडीशन क्या बताई, फर्स्ट कंडीशन देखो यहां पर, उसने कहा n माइनस एम वेरिएबल 0 होने चाहिए उस सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या यहां पर n माइनस एम वेरिएबल 0 है, तो यहां पर चेक करिए n माइनस एम का मतलब कितना होगा, n का मतलब है तुम्हारा 3 और n का मतलब 3 है, m का मतलब 2 है, तो कितना बचा 1। इसका मतलब है एक वेरिएबल 0 होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि भाई फर्स्ट कंडीशन दी है उसने, या ऐसे लिख देता हूं मैं, समझ तो जाओगे तुम। फर्स्ट कंडीशन कि n माइनस एम वेरिएबल 0 होने चाहिए, n माइनस एम वेरिएबल्स मस्ट बी 0, ये फर्स्ट कंडीशन है। क्या ये इस आंसर पर सेटिस्फाई कर रही है, हाँ दिखाई दे रहा है। देखो ऊपर देखो x3 की वैल्यू 0 है, तो एक वेरिएबल 0 है, तो x3 की वैल्यू क्या रही है 0, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। अब दूसरी कंडीशन देखिए, क्या दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। देखो ऊपर देखो, दूसरी कंडीशन कह रहा है वो m वेरिएबल्स, ऊपर देख लो, यहां पर देख लो, ऊपर लिखा हुआ है m वेरिएबल ऐसे होने चाहिए जिनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। करें उसको चेक कर लेते हैं। यहां पे देखिए, अब हमने देखा कि x3 0 हो गया और बाकी बचे m वेरिएबल, m का मतलब कितना हुआ 2, m का मतलब कितना 2, तो 2 वेरिएबल के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम चेक कर रहे हैं सेकंड कंडीशन। अब उसने कहा तुम्हें डिटर्मिनेंट बनाना है कितने वेरिएबल्स का, डिटर्मिनेंट बनाना है तुम्हें 2 वेरिएबल्स का, m बराबर 2 है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ m वेरिएबल, m का मतलब 2 वेरिएबल्स का बनाइए। x3 0 है, बाकी बचे 2 वेरिएबल, तो कौन कौन से बचे, x1 और x2। तो x1 और x2 का डिटर्मिनेंट बनाइए। x1 का देखो कोफिशिएंट क्या क्या है 1 2, x2 के कितने हैं 2 1। सोल्व करिए, जैसे ही हमने इसकी मल्टीप्लाई इधर करी तो 1 आ गया, यहां -4 आ गया, कुल मिलाकर आ गया तुम्हारा -3, जो कि 0 नहीं है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसके अंदर पहली कंडीशन कहती थी कि n माइनस एम वेरिएबल 0 होना चाहिए, तो n माइनस एम वेरिएबल का मतलब 1, और 1 कौन है x3 0 है, तो वो कह रहा है फिर 2 वेरिएबल के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमने देखा x1 और x2 के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 भी आ गया। इसका मतलब ये सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन है। तो ऐसे हम किसी भी सॉल्यूशन को बेसिक चेक कर सकते हैं, बस 2 कंडीशन तुम्हें चेक करनी है डेफिनेशन के अनुसार। n माइनस एम वेरिएबल 0 जान चाहिए, बाकी बचेंगे तुम्हारे m वेरिएबल, उनके कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट बनाइए, उनकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ये बेसिक सॉल्यूशन को चेक करने का तरीका है।
बस बेसिक सोल्यूशन की जो डेफिनेशन थी वो हमने इसमें सेटिस्फाई करके देख ली। अब लेकिन क्वेश्चन उल्टे आते हैं। उल्टे कैसे? मतलब कि वो कहेगा कि मैं तुम्हें इक्वेशन दे रहा हूं, अब की बार इनके बेसिक सोल्यूशन बना के दिखाइए। सोल्यूशन देगा नहीं, चेक नहीं करवाएगा, सोल्यूशन बना के दिखाइए। तो वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं तुम्हें सिखा देता हूं। देखिए, दो तरीके हैं यहां पर बेसिक सोल्यूशन बनाने के। सबसे ज्यादा जो फेमस मेथड है वो ये मेथड है, इसका नाम है एनालिटिक मेथड, या इसे ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड, क्योंकि इसमें ट्राई किया जाता है बेसिक सोल्यूशन बनाने के लिए। एनालिटिक मेथड ये क्या कहता है? देखिए क्या करना है तुम्हें। बेसिक होने के लिए क्या शर्त थी? पहली शर्त, n-m वेरिएबल 0 होने चाहिए कम से कम। तो ये मेथड कह रहा कि तुम एक काम करो, पहले तुम n-m वेरिएबल की वैल्यू 0 भर दो दी गई इक्वेशन में। जो भी तुम्हें इक्वेशन रखी है, और तुम्हें कितने वेरिएबल चाहिए? 0, n-m। तो n-m की वैल्यू 0 भर दो, तो वो इक्वेशन छोटी हो जाएंगी। फिर उन इक्वेशनों को सोल्व कर लो तो तुम्हें एक बेसिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो कितना शॉर्टकट बताया इसने। देखो एक ये एग्जांपल दी गई है, अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए। यहां पर कहा गया इसके जितने भी बेसिक सॉल्यूशन हो सकते हैं निकालिए। कितनी इक्वेशन है यहां पर? अगर हम यहां पर देखें, नंबर ऑफ वेरिएबल यहां पर 3 है, नंबर ऑफ इक्वेशन यहां पर 2 है। पहली कंडीशन कहती है कि n-m वेरिएबल 0 होने चाहिए। तो n-m हुआ कितना? n-m का मतलब हुआ 3 - 2 = 1। तो एक वेरिएबल 0 होना चाहिए। n-m वेरिएबल, इतने वेरिएबल 0 होने चाहिए। वेरिएबल मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। इसका मतलब एक वेरिएबल। तो एनालिटिक मेथड यही बात कहता है, n-m वेरिएबल को 0 भर दो। तो इसका मतलब एक वेरिएबल 0 भर दो। अब एक वेरिएबल कौन सा होगा? x1 होगा या x2 होगा या x3 होगा? कोई से को भर दो। अगर तुम x1 को 0 भरोगे तो एक बेसिक सोल्यूशन, x2 को 0 भरोगे तो दूसरा बेसिक सोल्यूशन, x3 को 0 भरोगे तो तीसरा। इसका मतलब तुम 3 बेसिक सोल्यूशन निकाल सकते हो यहां पर। तो हम निकालने जा रहे हैं पहला बेसिक सोल्यूशन, फर्स्ट बेसिक सोल्यूशन। तो क्या करना है तुम्हें? कुछ नहीं करना, पुट कर देना है किसी एक वेरिएबल को 0। तो ये इक्वेशन क्या बचेगी तुम्हारे सामने? 3x2 प्लस के बचेगी 4x3 इक्वल टू कितना? 5। दूसरी बचेगी तुम्हारी 4x2 प्लस के 5x3 इक्वल टू बचेगी 6। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। इनको सोल्व करके जो x2 और x3 की वैल्यू आएंगी वो ही तुम्हारा बेसिक सोल्यूशन दे देंगी। तो यदि हम इन्हें सोल्व करें, रफली सोल्व कर लीजिए, एक तरफ को मल्टीप्लाई कर लेना अपने हिसाब से जो भी होगा जो है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 4x2 है इक्वल टू 5 है, 4x2 प्लस के 5x3, इसमें 5 के लिए, इसमें 4 के लिए 20, ये कट जाएगा, 15 यहाँ हो जाएंगे, 4 चौक 16 यहाँ आ जाएंगे। देखना जरा, x2 की वैल्यू मेरे ख्याल से -1 जा रही है। x2 की वैल्यू गई -1 और यहाँ -1 आ गया तो माइनस के 3 यहाँ आ गया, उधर जाकर प्लस के 8 होगी है, 2 बैठ गई। तो x3 की वैल्यू 2 जा रही है, ये रही, ये रही। तो हमारा एक बेसिक सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो बेसिक सॉल्यूशन आया क्या? x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू -1, x3 की वैल्यू 2, बस आंसर आ गया। ये बन गया बेसिक सॉल्यूशन। तो कुछ नहीं करना, जितने वेरिएबल तुम्हें 0 करने वो 0 भर दो। अब भरने के बाद में जो बाकी इक्वेशन बचा उन्हें सोल्व कर लो। अब देखिए क्या इसमें बेसिक सॉल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? बेसिक सॉल्यूशन ने कहा था n-m वेरिएबल, और n-m 1 था तो एक वेरिएबल 0 हो तो गया ये ना। फिर क्या था वो m वेरिएबल, m का मतलब क्या है? 2। तो 2 वेरिएबल के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट, हाँ देख लो, x2 और x3, x2 और x3 के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट चेक करो। x2 का है 3 4, x3 का है 4 5। सोल्व करिए, यहां हो जाएगा 15 और माइनस के हो जाएगा कितना? 16, जो कि 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन आ गया।
तो बड़ा आसान तरीका होता है बेसिक सोल्यूशन निकालने का, जितने वेरिएबल तुम्हें जीरो चाहिए उतने जीरो भर दीजिए बस। अब तुम्हें सेकंड निकालना, सेकंड बेसिक सोल्यूशन, तो अब की बार तुम पुट कर दो x2 बराबर जीरो, अब की बार x2 जीरो कर दो। जब इन इक्वेशनों के अंदर x2 जीरो करोगे तो पहली इक्वेशन बनेगी तुम्हारी 2x1 प्लस के 4x3 इक्वल टू कितना जाएगा 5। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारी 3x1 प्लस के 5x3 इक्वल टू आ जाएगा 6। अब इन दोनों को भी सोल्व कर लीजिए। जब इन दोनों को तुम सोल्व करोगे, करो कितना जाएगा, 10 यहां जाएंगे, 12 यहां हो जाएंगे, कुल मिला के हो जाएंगे माइनस के 2 और माइनस का 1 बचेगा, वहां बचेगा तो 1/2 आ जाएगा, माइनस के 1/2। तो x1 की वैल्यू बैठ जाएगी माइनस के 1/2, x2 की वैल्यू बैठ जाएगी, x2 की नहीं x3 की, यहां माइनस के 1/2 रखा, 1 बचा, 1 उधर ले गया 6 हो गया, यहां बैठ जाएगा 3/2, तो x3 की वैल्यू बैठ जाएगी 3/2। ये आ गया हमारा दूसरा बेसिक सोल्यूशन। तो दूसरा बेसिक सोल्यूशन बैठा x1 की वैल्यू माइनस के 1/2, x2 की वैल्यू 0 और x3 की वैल्यू 3/2, ये बन गई। अब तुमसे कोई पूछता है कि भाई यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, इनमें से कौन से कहते हैं बेसिक वेरिएबल। देखिए, जिनका हम डिटरमिनेंट चेक करते हैं उन्हें बोलेंगे यहाँ पे बेसिक वेरिएबल। कहने का मतलब जिनको हम जीरो भरते हैं, जिन्हें हम जीरो भरते हैं वो नॉन बेसिक, और जिनका डिटरमिनेंट चेक करते हैं वो बेसिक वेरिएबल। x2 x3 की वैल्यू यहां पे देखा हमने, x2 x3 का डिटरमिनेंट, तो x2 सॉरी नहीं, अब इसका डिटरमिनेंट कहां चेक करा, ये तो उस ऊपर वाले का ना, हाँ इस वाले का चेक करेंगे ना। यहां पे देखो x2 को हमने जीरो रखा, तो यहां पे डिटरमिनेंट चेक करेंगे हम किस किस का, x1 का और x3 का, x1 और x3 का चेक करो। x1 का आएगा 2 3, x3 का आएगा 4 5, ये रहा 4 5, यहां हो जाएगा 10, यहां हो जाएगा माइनस के 12, ये भी जीरो नहीं आएगा। तो देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इतना चेक नहीं करना तुम्हें जो है, बस सीधी सी बात है, जितने वेरिएबल जीरो करने वो जीरो भर दो और सोल्व कर लो उसे। बस सोल्व करने पर जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा अपने आप ही, तो वो बेसिक सोल्यूशन बन जाएगा। बस इतना बात ध्यान रखना है इसमें कि इसमें बेसिक वेरिएबल कौन से कहलाते हैं। बेसिक वेरिएबल उन्हें बोलते हैं जिनका डिटरमिनेंट चेक करते हैं, और जिनको हम जीरो भरते हैं वो नॉन बेसिक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि यहाँ पे नॉन बेसिक कौन कौन है। नॉन बेसिक वेरिएबल जिसको हमने जीरो भरा, किसको जीरो भरा हमने, x3 को, x2 को, तो यहां पे x2 नॉन बेसिक हुआ। बेसिक वेरिएबल कौन से कहलाएंगे, बेसिक वेरिएबल जिनके तुमने डिटरमिनेंट चेक करा, तो बेसिक वेरिएबल है तुम्हारे यहां पर x1 और x3। यहां पर पहले पार्ट में अलग था, पहले पार्ट में नॉन बेसिक था x1 और बेसिक वेरिएबल थे x2 और x3। तो इस तरह से हमने यहां पर ऐसे थर्ड भी निकाल सकते हो, थर्ड तुम अपने आप निकाल लेना, थर्ड में कुछ नहीं करना, आपके बाद x3 जीरो कर देना है। तो ये एनालिटिक मेथड था। एनालिटिक मेथड ने यही कहा कि भाई जब तुम्हें बेसिक सोल्यूशन निकालना हो तो उसमें n-m वेरिएबल को जीरो रख देना है। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, बेसिक सोल्यूशन। अब मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताता हूं, सेकंड मेथड। इसके लिए मैं दूसरी प्रॉब्लम लेता हूं कोई। देखिए दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये है, 2x1 प्लस के x2 प्लस के 4x3 इक्वल टू 11 है, 3x1 प्लस के x2 प्लस के 5x3 इक्वल टू 14 है। देखिए मेथड वही अच्छा है, एनालिटिक मेथड, इसको समझ लीजिए, ये भी बाद में बहुत काम देगा। तो ये हमारी इक्वेशंस हैं, यहां पर चेक करिए n कितना है, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल यहां पर भी 3 है, m की वैल्यू यहां पर 2 ही है, ये रही, और n माइनस m का मतलब हो जाएगा यहां पर कितना, n माइनस m का मतलब हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो एक वेरिएबल जीरो होना चाहिए, ऐसा हमें सोल्यूशन निकालना होगा, उसी को कहेंगे हम बेसिक सोल्यूशन। लेकिन मैं यहां पर तरीका बताता हूं, यह तरीका क्या है। देखिए हम इनको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म, इनके बनाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म, मतलब a x इक्वल टू बी। a क्या होगा इसके अंदर, a होगा 2 3, फिर होगा 1 1, फिर होगा 4 5, ये रहा। x का मतलब होगा यहां पर x1 x2 x3, और b का मतलब होगा यहां पर 11 और 14, ये रहा।
तो इसके मैट्रिक्स फॉर्म बना लिया। अब ये देखिए तुम्हें कितने वेरिएबल जीरो करने हैं, 1 वेरिएबल जीरो करना है। अब तुम इन इक्वेशनों के अंदर 1 वेरिएबल जीरो कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, चाहे x1 जीरो करिए या x2 जीरो करिए या x3 करिए, वो तुम्हारी मर्जी होगी, क्योंकि 3 सोल्यूशन निकलेंगे। अभी तो बताया था मैंने, एक बार मैं x1 जीरो कर सकता हूं, एक बार मैं x2 जीरो कर सकता हूं। तो मुझे यहां पर x1 को जीरो करना है। मैं लिख देता हूं यहां पर, फॉर बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन के लिए n माइनस एम, कहने का मतलब 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, वेरिएबल जीरो होना चाहिए, वेरिएबल मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। ये बेसिक सॉल्यूशन की पहली कंडीशन है। अब हम इसके अंदर एक बार x1 जीरो रखेंगे, तो मैं यहां लिख रहा हूं, मैं पहला बेसिक सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, फर्स्ट बेसिक सॉल्यूशन, फर्स्ट बेसिक सॉल्यूशन। तो पुट कर रहा हूं मैं x1 इक्वल टू जीरो, किसके अंदर, इन फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो जब फर्स्ट में तुम जीरो रखोगे तो इक्वेशन ऐसी बनेगी, x2 प्लस के 4x3, फिर यहां x2 प्लस के 5x3 इक्वल टू, इसमें 11 है, इसमें तुम्हारा 14 है। तो मैं इन दोनों को भी मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट करना, इन्हें भी। ये बना दिया मैट्रिक्स। नाम रखूंगा मैट्रिक्स का, मैं थोड़ा चेंज करूंगा। मैट्रिक्स का नाम रख रहा हूं मैं यहां पर ए ना लिख कर बी, और यहां पे लिख रहा हूं मैं x और इक्वल टू लिख रहा हूं b। देखिए ऊपर देखो, इसमें क्या था, इसमें कैपिटल ए का नोटेशन दिया था हमने, इसको यहां पर संकेत दिया है कैपिटल बी का। राइट हैंड साइड देखो दोनों की सेम है, बी बी। वेरिएबल अब इसमें चेंज हो गए हैं, इसमें वेरिएबल जो है केवल 2 हैं, जबकि ऊपर वाले x में 3 है। ऊपर वाले x में क्या है, x1 x2 x3, यहां पर केवल कितने हैं, यहां पर 2 वेरिएबल हैं। तो मैं थोड़ा नाम चेंज कर देता हूं, वरना देख कैसे लगेगा कि x और वो x सेम है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए xb, इसका संकेत बदल दिया मैंने xb। इससे ही चल जाएगा पता कि xb में वेरिएबल जो है x के बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल बच गए हैं, क्योंकि तुमने एक को जीरो कर दिया है। तो xb हमारा ये हुआ, ध्यान रखना चेंज हो गया अब ये। अब मुझे यहां से करना क्या है, ध्यान सुनना, मुझे ये इक्वेशन तो सोल्व करनी, x2 x3 की तो वैल्यू निकालनी। तो एक तो एनालिटिक मेथड क्या कहता है, इनको दूरी सोल्व कर दो, लेकिन ये मेथड क्या कहता है जो अब मैं कर रहा हूं, इन दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, किसकी, बी इनवर्स की, दोनों साइड में। तो यहां पर जब बी इनवर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा बनेगा, बी इनवर्स बी इंटू एक्स बी इक्वल टू क्या जाएगा, बी इनवर्स इंटू में बी, ये बन जाएगा। हम जानते हैं बी इनवर्स बी की वैल्यू जो होती है वो आई हो जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई में एक्स बी में करूंगा तो आई ही रहेगी। इसको मैं ऊपर ले गया, तो यहां पर हमारा बन गया इस साइड में, यहां पर एक्स बी, क्योंकि यहां पर इंटू में आई आएगा, मल्टीप्लाई करोगे वही रहेगा, तो ये बन गया बी इनवर्स बी, ये बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ हमें x2 x3 निकालने थे, या ये कह दीजिए xb निकालना था, xb में तो x2 x3 थे। तो इसका मतलब तुम्हें यहां क्या करना पड़ेगा वो देखो, xb का मतलब था x2 x3, और तुम्हें यहां b का इनवर्स ढूंढना होगा। b वास्तव में क्या है, यहां देख के बताइए, इस जगह देख के बताइए b है क्या। b तुमने इसको लिख रहे तुम मैट्रिक्स फॉर्म में, तो 1 1, ये रहा 1 1, और यहां है 4 5, ये रहा। तो b हमारा ये है, तो b को यहां पे लिख दीजिए 1 4 और 4 1 5, इसका तुम्हें इनवर्स निकालना होगा, और इनटू में b, और b का मतलब भी खोल दीजिए, b का मतलब है तुम्हारा कितना, 11 और 14। बस इसका इनवर्स निकाल के इनकी मल्टीप्लाई कर देना, दोनों को इक्वेट कर देना, तो x2 निकल जाएगा और x3 निकल जाएगा। बस इसमें और एनालिटिक में बस यही अंतर है इन इक्वेशनों को सोल्व करने का। एनालिटिक कहता है सिंपल सोल्व कर लो, ये कहता है मैट्रिक्स से सोल्व कर लो। पर इसको वो मैट्रिक्स फॉर्म में बदल देता है, क्योंकि हमें पता है इक्वेशनों को मैट्रिक्स से भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, मैट्रिक्स के फॉर्म में बदल दी और मैट्रिक्स से सोल्व कर दी है। बस तुम्हें यहां क्या करना, बी इनवर्स निकालना, इस बी का इनवर्स निकालना। ध्यान रखना बी का इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी, वरना तुम तुक्का भी लगा सकते हो, तुक्का तुमने पढ़ रखा होगा। 2/2 के मैट्रिक्स में हम यहाँ पर इन दोनों का इंटरचेंज कर देते हैं और इधर को साइन चेंज कर देते हैं, और साइन चेंज करके निकाल लेते हैं। बस यहां से x2 x3 की वैल्यू निकल जाएगी तुम्हारी,
x2 x3 की वैल्यू वही आएंगी जब कंपेयर करोगे तुम। इधर x2 है, इधर x3 है, तो यहां जो वैल्यू बैठेगी तुम्हारी x2 की वैल्यू कितनी आई थी जब हमने पहला सोल्यूशन निकाला था, शायद -2 था शायद, और एक था हमारा 3। बस जी, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी -2 और x3 की वैल्यू बैठ जाएगी तुम्हारी 3। बस ये इसका आंसर होगा। तो बच्चे जो है इतना नहीं करते हैं, वो रट लेते हैं, बस ये फॉर्मूला रट लेते हैं, सीधा ये फॉर्मूला कि जब भी कभी बेसिक सोल्यूशन निकालना हो तो एक्स बी इक्वल टू बी इनवर्स बी का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो इस फॉर्मूले रट के भी इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो जैसे मैंने इसमें फर्स्ट बेसिक सोल्यूशन निकाला है, x1 को 0 रखा है, अब की बार तुम x2 को 0 रख दीजिए, फिर उसके बाद x3 को 0 रख दीजिए, तो 3 बेसिक सोल्यूशन निकल जाते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर है बेसिक सोल्यूशन निकालने का। अब कुछ इसमें बातें हैं वो छोटी छोटी सी, वो ध्यान रखना, वो तो मैं नोट करा देता हूं, उन्हें ध्यान रखिए। एक होता है डीजेनरेट और एक होता है नॉन डीजेनरेट बेसिक सोल्यूशन। अब डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट क्या है? ये बेसिक सोल्यूशन की दो टाइप हैं। बेसिक सोल्यूशन की ये दो टाइप हैं, एक है डीजेनरेट और एक होता है नॉन डीजेनरेट, डीजेनरेट और एक नॉन डीजेनरेट। तुम्हें ध्यान होगा बेसिक सॉल्यूशन के लिए एटलीस्ट n-m वेरिएबल 0 होने चाहिए, एटलीस्ट, कम से कम। अगर ज्यादा हो गए तो ज्यादा हो गए तो भी बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा, लेकिन वो दो कैटेगरी में बांट दिया गया। अगर केवल n-m ओनली n-m वेरिएबल ही 0 हैं तो वो नॉन डीजेनरेट, और ज्यादा हो गए तो फिर वो कहलाएगा डीजेनरेट। तो दो कैटेगरी में बांट दिया कि अगर तुम्हारे बेसिक वेरिएबल, वो सॉरी, हाँ बेसिक वेरिएबल कह दीजिए, या ये कह दीजिए बेसिक सॉल्यूशन के अंदर हम जानते हैं कम से कम n-m वेरिएबल 0 होने चाहिए, लेकिन हो सकता है n-m से ज्यादा हो जाए। तो यदि ज्यादा हो जाते हैं, n-m से ज्यादा हो जाते हैं 0, ठीक है, तो वो कहलाएगा डीजेनरेट। और यदि केवल n-m ही 0 बनते हैं तो फिर वो कहलाएगा नॉन डीजेनरेट। यहां पर मैंने यही डेफिनेशन लिखी है कि कोई बेसिक सॉल्यूशन हैज ओनली, यदि किसी बेसिक सॉल्यूशन में केवल ओनली लिखा, ओनली n-m वेरिएबल 0, केवल n-m वेरिएबल ही 0 हो तो उसे कहेंगे नॉन डीजेनरेट, और यदि उसके ज्यादा होगी तो फिर उसे कहेंगे डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल की बात तो नहीं उठती यहां पर, फिजिबल की बात तो गलत है अभी। फिजिबल का मतलब तुम जानते हो, फिजिबल उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें जो सॉल्यूशन सारे कंस्टेंट और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई कर जाता है। तो फिजिबल की तो बात अलग है, हम तो केवल बेसिक सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो बेसिक सॉल्यूशन में दो बातें होती हैं, n-m वेरिएबल 0 होने चाहिए, और जो m वेरिएबल बचेंगे उनके कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक एग्जांपल दिया है मैंने डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट पर, यह हमारी एग्जांपल है। इसमें यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने दो आंसर दिए हैं, एक ये आंसर और एक ये आंसर। तुम्हें छांटना है इनमें से कौन सा नॉन डीजेनरेट है और कौन सा डीजेनरेट है। पहले यहां पर देखिए, यहां पर वेरिएबल्स जो हैं, इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो 6 वेरिएबल्स हैं और इक्वेशन केवल 2 ही हैं। तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए n-m वेरिएबल 0 होने चाहिए, 6 - 2 का मतलब 4 वेरिएबल 0 होने चाहिए, लेकिन ज्यादा हो गए तो फिर वो भी तब भी बेसिक कहलाएगा, लेकिन फिर वो डीजेनरेट या नॉन डीजेनरेट की कंडीशन में आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या कहा, ये एक सॉल्यूशन दिया, इसमें ये x1 है, ध्यान रखना, ये वाला x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है और ये x6 है। अगर तुम पहले वाली क्वेश्चन में रख के देखो सेटिस्फाई कर रही होगी, x2 की जगह 2 भरना, x2 की जगह 2 तो 4 हो जाएगा यहां, और x5 की जगह 1 रखना, x5 इसमें है ही नहीं तो 0, सेटिस्फाई नहीं हुई तो गलत हो गया। x1 की वैल्यू तो 0 भरनी ना, x2 की जगह 2 भरना ना, हाँ 6 हो जाएगा ना, सही तो है, 6 यहां हो जाएगा, तो 6 सेटिस्फाई हो तो हो गई। अब सेकंड में रख के देखो, सेकंड में जब रखोगे तो x2 की जगह 2 रखना, 4 यहां हो गए, और x5 की जगह 1 रखना, तो 4 में से 1 या 3 आ गए, सेटिस्फाई हो गई ये भी।
अब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 6 वेरिएबल्स थे, सारे के सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों को, तो सॉल्यूशन तो है ही है। अब बेसिक है भी या नहीं है? बेसिक के लिए कम से कम n माइनस m 4 वेरिएबल जीरो होने चाहिए, तो 4 जीरो नहीं है इसमें क्या? 1 2 3 4 वेरिएबल जीरो है, ये रहा 4 वेरिएबल जीरो है, बाकी बचे m का मतलब कितने? m का मतलब दो कौन कौन से बचे? एक बचा x2 और एक बचा तुम्हारा x5, और तुम x2 और x5 का डिटरमिनेंट चेक करके देखो। x2 x5 का डिटरमिनेंट x2 में है 3 2 और x5 में है तुम्हारा 0 और -1, 0 -1, क्योंकि x5 फर्स्ट में नहीं है। अब मल्टीप्लाई करिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे -3 आएगा, ये 0 जाएगा, कुल मिला के क्या आ गया? -3, जो कि 0 भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बेसिक सॉल्यूशन है, लेकिन डिजेनरेट है नॉन डिजेनरेट है? क्योंकि इसमें केवल 4 वेरिएबल ही 0 हैं, तो इसलिए ये तुम्हारा नॉन डिजेनरेट है। तो ये वाला हुआ नॉन डिजेनरेट, नॉन डिजेनरेट। अब उसमें देखना, इसमें 4 वेरिएबल 0 होने चाहिए थे, लेकिन देखना ये x1 है, ये x2, ये x3, x4, x5 और x6, ये सारे के सारे 0 हैं। कहने का मतलब सब 5 0 हो रहे हैं, और हमने कहा था केवल 4 0 होने चाहिए, तो ज्यादा 0 हो गए ना, एक ज्यादा 0 हो गया, तो इसका मतलब ये कहलाएगा तुम्हारा डिजेनरेट। लेकिन ये बेसिक है भी। बेसिक के लिए एक शर्त क्या थी? कम से कम 4 वेरिएबल तो हो तो रहे हैं, 5 0 रहे। तो उसने कहा बाकी बचे m का मतलब क्या है? 2। तो क्या 2 वेरिएबल का कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट क्या नॉट इक्वल टू 0 आएगा? ऐसे 2 वेरिएबल हैं कौन कौन से? तो मैं बताता हूं कौन कौन से हैं। देखो 2 1, ये रहा 2 1। अगर मैं x2 ले लूं तो यहां आ जाएगा 3 2, ये रहा 3 2। मल्टीप्लाई करिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो 4, इधर मल्टीप्लाई करो 0 आ गया, नहीं 3 1 आ गया, ये आ गया 4, और यहां आ गया -3, अब बराबर क्या आ गया? नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहां पर m वेरिएबल जो m है तुम्हारे, जो m वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए m का। अब यहां पे ये बात उठती है कि भाई ये कहा गया था 4 वेरिएबल 0 होने चाहिए, अगर हम इनको 4 0 मान लें तो बाकी कौन कौन से बचे हमारे? एक x1 बचा, एक x6 होना चाहिए। लेकिन x1 और x6 का जरा डिटरमिनेंट चेक करना, x1 में आएगा 2 1 और x6 में आएगा 0 1, तो उनका चेक करके देख लीजिए। भाई हमने कहा 4 वेरिएबल 0 होने चाहिए, तो 4 क्या है? 5 है, लेकिन 4 अगर हम इन वालों को मान लें 0, यहां से यहां तक को 4 को 0 मान लें, ये वाले 0 मान लें, तो हमारे बचे कौन कौन से? एक x1 एक x6 बचा। तो x1 और x6 का बना के देखिए, x1 और x6 का, x1 का आएगा 2 1 और x6 का है 0 1, ये रहा। मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो इसे, यहां पे आ गया 2 और माइनस कितना आ गया? 0। देखो ये भी 0 नहीं आया। मतलब एक मैट्रिक्स ऐसा मिल रहा है तुम्हें, एक डिटरमिनेंट ऐसा मिल रहा है 2 का, 2/2 का, या 2 वेरिएबल्स का कह दीजिए, जिसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन बेसिक है। और लेकिन बेसिक में भी कैसा है? नॉन डिजेनरेट नहीं, डिजेनरेट है, क्योंकि इसमें वेरिएबल 4 0 हो गए हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि अगर हमने 4 वेरिएबल ये 0 लिए हैं, किसी बच्चे ने 4 वेरिएबल ये 0 ले लिए, तो कोई बात नहीं, आपकी बार x1 x2 का डिटरमिनेंट चेक करके देख लीजिए। x1 x2 का डिटरमिनेंट आएगा 2 1 और यहाँ आएगा 3 2, कुल मिलाकर 4 जाएगा, यहाँ 3 जाएगा, वो मैंने करके दिखाया था ऊपर। मतलब यहां पर एक 2/2 का डिटरमिनेंट ऐसा मिल रहा है जिसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए बेसिक सॉल्यूशन है। तो इतना नहीं करना है, बेसिक सॉल्यूशन की सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाई n माइनस m वेरिएबल कम से कम 0 होना चाहिए, ठीक है, और बाकी जो बचेंगे हमारे m वेरिएबल, तो m के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब m वेरिएबल का एक डिटरमिनेंट ऐसा मिल जाना चाहिए जिसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन। छोटी सी बातें और हैं, वो तुम्हें ध्यान रखनी है। देखिए मैंने वैसे तो पीछे बता दिया है, अभी हमारे 3 वेरिएबल्स थे, तो तुमने देखा था 3 वेरिएबल थे, 2 इक्वेशन थी, तो कितने बेसिक सॉल्यूशन बन सकते थे? 3। तो मैंने यहां पर लिखा है, यहां पर ये नोट ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन
thus obtain will be at most लिखा, most ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, एनसीएम। बस एनसीएम याद रखिए, तो फॉर्मूला तुम सब जानते हो। जैसा मान लीजिए हमारे वेरिएबल थे एन बराबर मान लीजिए 3 था, एम बराबर कितना था, 2 था, तो तुमसे कोई कहने लगा नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन बताइए, तो नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन कितने होंगे, एनसीएम। एनसीएम का मतलब क्या हुआ, एनसीएम, यहां पे 3 और यहां पे 2, सोल्व कर दीजिए। 3 का मतलब तो यहां आ जाएगा 3 और यहां पे आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से 2 कट गया, कुल मिलाकर 3। तो इसका मतलब इसके बेसिक सोल्यूशन 3 हो सकते हैं। वैसे भी तुम जानते हो, तुमने कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कि तुम्हारे पास में कितने, यहां पे लिख भी दिया मैंने, एम वेक्टर हैं और एन में से तुम्हें सेलेक्ट करने हैं, कितने तरीके से तुम सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो एनसीएम कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये, तो उससे ये लिखा गया है कि भाई हमारे पास में एन वेरिएबल्स हैं और एम तरीके से सेलेक्ट करने हैं हमें, तो हम इतने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं एन में से एम, तो इतने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से अब एक नोट और है इसके अंदर, वो भी ध्यान रखना है तुम्हें, ये ए सोल्यूशन इन विच द वेक्टर एसोसिएटेड टू एम वेरिएबल आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि जो तुम यहां पर एम वेरिएबल लेते हो बार बार और जिनके कोफिशिएंट का तुम डिटर्मिनेंट बनाते हो, वे हमेशा ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। मैं ये बात अभी बता देता हूं, 1 मिनट इधर ध्यान देना। पहले एक छोटी सी बात ये और देख लो, यहां पे लिखा मैंने, हमने कभी किसी लीनियर प्रोग्राम को सोल्व किया था पहले ग्राफिकल मेथड से, तो फिजिबल रीजन भी देखते थे हम उसके अंदर, उसके कॉर्नर पॉइंट भी देखते थे, कॉर्नर पॉइंट को हम एक्सट्रीम पॉइंट बोलते थे। तो यहां पर मैंने एक ये नोट लिखा है कि जो वर्टिस जो होते हैं किसी फिजिबल रीजन के, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, वो हमेशा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से कम आएंगे। कहने का मतलब बेसिक फिजिबल की जो संख्या होती है, नंबर होते हैं, वो एक्सट्रीम पॉइंट्स है या ज्यादा होंगे या इक्वल होंगे। एक्सट्रीम पॉइंट कम बैठते हैं, ये इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा होते हैं बेसिक सॉल्यूशन। यहां बेसिक फिजिबल डाला गया क्योंकि फिजिबल होने के लिए सभी वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव होने चाहिए, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। बेसिक सॉल्यूशन तो बस 2 कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है, और बेसिक फिजिबल और कर दिया इसके अंदर, तो इसमें कंडीशन लगा दी कि वेरिएबल जो होने चाहिए इस वाले में, वो कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। इसलिए इनकी संख्या इन वालों से कम हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, लेकिन इनकी संख्या कभी ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें, इस वाले में चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, उसका कोई मतलब नहीं होता। इसमें मतलब होता है केवल एक डिटरमिनेंट है और एक n - m वेरिएबल जीरो से। इसमें यहां पर शर्तें बढ़ा दी, उसने कह दिया फिजिबल होना चाहिए, तो फिजिबल का मतलब वेरिएबल नॉन नेगेटिव होने ही चाहिए। और लास्ट में होता है एनसीएम, मैंने यहां भी लिखा बेसिक सॉल्यूशन एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा एनसीएम होते हैं, ये इधर एनसीएम लिखा हुआ है, एनसीएम। तो बेसिक सॉल्यूशन जो होते हैं ज्यादा से ज्यादा होते हैं एनसीएम, वरना उससे कम ही आएंगे। तो बेसिक सॉल्यूशन एनसीएम से कम हो सकते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन उससे भी कम हो सकते हैं, और कॉर्नर पॉइंट इनसे भी कम होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए एक नोट है, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, इसे ध्यान रखना है यहां पर। अब बात कर लेते हैं हम लीनियरली इंडिपेंडेंट की, तो इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं 1 मिनट के लिए। ऊपर चलते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन था हमारा, ये रहा, हमारे पास में 2 इक्वेशन थी, या इससे पहले ले लेता हूं मैं 1 मिनट के लिए। ये हमारे यहां पर 3 इक्वेशन थी, ये रही, और 2 वेरिएबल, सॉरी 3 वेरिएबल थे और 2 इक्वेशन थी, ठीक है। हमने यहां पर एम का मतलब 2 वेरिएबल के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट बनाया, ये बना दिया यहां पर ए, ये रहा, ये वाला x2 x3। तो ये कहा था मैंने कि जितने भी तुम्हारे बेसिक वेरिएबल होते हैं, जो डिटरमिनेंट बनेगा जिन वेरिएबल को, इनको ही बोलते हैं हम बेसिक वेरिएबल, और जिनकी वैल्यू 0 भरते हैं
उन्हें बोलते हैं नॉन बेसिक। तो यहां पर जो बेसिक वेरिएबल है ये x2 और x3, इनके जो ये वेक्टर है, वेक्टर का मतलब होता है कॉलम मैट्रिक्स। x2 का कॉलम है 3 4, x2 का कॉलम है 3 4 और x3 का कॉलम है 4 5। तो वो कह रहा है ये दोनों जो वेक्टर होंगे x2 और x3 हमेशा ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। कहने का मतलब इनके बीच में आपस में कोई संबंध नहीं होता, ये बिल्कुल डिपेंड नहीं होंगे एक दूसरे पर। तो मैंने आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ रखा है। लीनियर अलजेब्रा में कहा गया था अगर दो वेक्टर दिए गए हों तो उनको तुम्हें लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट चेक करना हो तो उनमें एक एक में, मान लीजिए पहले वाले में तुमने k1 से मल्टीप्लाई करी, दूसरे में तुमने k2 से करी और इक्वल टू क्या ले लिया 0। फिर k1 k2 की वैल्यू निकालिए। अगर k1 k2 की वैल्यू केवल 0 0 ही मिलती हैं जो इसको सेटिस्फाई करती हैं तो इसका मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। और यदि k1 k2 की वैल्यू 0 0 के अलावा कुछ और मिल जाती हैं जिससे कि इनके बीच में एक संबंध बन जाए तो फिर वे कहलाते हैं एक दूसरे पर डिपेंड। सपोज करिए किसी ने k1 की वैल्यू 2 बताई और k2 की वैल्यू मान लीजिए 3 बताई और मल्टीप्लाई करके 0 आ गया, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक संबंध बन गया। या ये कह दीजिए x2 डिपेंड हो गया, x2 डिपेंड हो गया है किस पर, x3 पर। क्यों? क्योंकि x2 बराबर तुम लिख सकते हो यहां पर x2 इक्वल टू लिख सकते हो माइनस के 3x3 अपॉन कितना 2। तो x2 डिपेंड है x3 पर या x3 डिपेंड है x2 पर। लेकिन हम यहां क्या कह रहे हैं कि तुम यहां पर x2 और x3 के बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं स्थापित कर सकते। इसका मतलब k1 k2 की वैल्यू केवल 0 0 ही हो सकती है जो इस पूरे को सेटिस्फाई करेंगी और कोई हो ही नहीं सकती। इसका मतलब इनके बीच में कोई संबंध नहीं बनेगा। एक छोटी सी एग्जांपल याद कराता हूं तुम्हें लीनियर अलजेब्रा की। हमने वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। सपोज करो एक वेक्टर ये दिया हुआ था 1 2 और दूसरा वेक्टर हमें मान लीजिए ये दिया हुआ है x2 इक्वल टू 3 और यहां पर दिया हुआ है 6। तो क्या ये एक दूसरे पर डिपेंड है? साफ दिखाई दे रहा है। तो इसमें तुम 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए वो बन जाएगा। अगर हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दें 3x1 तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 6। तो क्या बन गया x2 बन गया। तो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं हो गए। या ये कह दीजिए 3x1 माइनस क्या आ गया x2 इक्वल टू कितना बन जाएगा 0। या यहाँ पर देखो k की वैल्यू कितनी आ गई 1 3 आ गई और k2 की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। तो जब ये दूसरे पर डिपेंड हो गए तभी तो एक इक्वेशन बनेगी। तो हम यहां पर यही बताना चाह रहे हैं कि ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। अब मैं लीनियर अलजेब्रा की बात यहां छेड़ना नहीं चाहता इसलिए मैंने ऐसा समझाया है तुम्हें। लेकिन तुम्हें याद हो थोड़ा सा भी जो है कि ये जो तुम्हारा यहां पर डिटरमिनेंट बन रहा है इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो रैंक आएगी वो 2 आएगी। और जब इसकी रैंक 2 है तो इसका मतलब यदि इसकी इचलन फॉर्म बनाई जाए तो इसमें 2 रो ऐसी होंगी जो नॉन जीरो होंगी। अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स के अंदर जरा मान लीजिए 1 2 3 3 4 6 2 5 6 ऐसे लिखा हुआ है और तुम इसे इचलन फॉर्म से चेंज कर रहे हो। इचलन फॉर्म से चेंज क्या करना, सेकंड रो में 1 0 तो थर्ड रो में 2 0 करनी है। अच्छा पता कि यहां अपने आप 0 बन गई। तो ये 0 क्यों बन गई सारी, जबकि हम तो यहां पे 2 0 बना रहे थे बन गए 3 0। इसका मतलब ये डिपेंड थी ऊपर वाले पे तभी तो 0 बनी। अगर ये वाली डिपेंड नहीं होती किसी पर भी तो तुम यहां 0 बना ही नहीं सकते सारे में। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 इक्वेशन ऐसी हैं, ये 2 रो ऐसी हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी 0 नहीं बन पाई। थर्ड वाली 0 बन गई सारी की सारी, तो थर्ड वाली इनमें से किसी एक पर डिपेंड है तभी तो ये 0 बन गई होगी। तो यहां पर ये तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है, 2 इंडिपेंडेंट है, 2 डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। ये गलती बोल गया, ये दोनों के दोनों एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं है तभी तो 0 नहीं बन पाए। ये वाला 0 बन गया तो ये इन पर डिपेंड था। तो यहां पर तुमने देखा यहां पर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल 0 आई। इसका मतलब यदि इचेलन फॉर्म बनाई जाए तो इचेलन फॉर्म में इसमें दोनों रो नॉन 0 बैठेंगी। इसका मतलब ये दोनों रो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है इसलिए नॉन 0 बैठेंगी। तो वो यही कह रहा था यहां पर कि जो तुम एम वेक्टर से ये डिटरमिनेंट बनाते हो तो वे वेक्टर हमेशा ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, वे एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। बच्चों बस इसमें इतना ही टॉपिक था, बस ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है।
अब हम अगले चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।